नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी कला पर। प्रेमचंद को हम कथा सम्राट के रूप में भी जानते हैं और जब हम कथा की बात करते हैं तो उसमें कहानी और उपन्यास दोनों शामिल हो जाते हैं। प्रेमचंद एक केंद्रीय ग्रह की तरह है और बाकी जो रचनाकार है वो उपग्रह की तरह उनके काल में उनके चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब हम प्रेमचंद की कहानी कला की बात करते हैं तो एक विशिष्ट समयावधि पर हमारा ध्यान जाता है। तकरीबन 1915 में प्रेमचंद की कहानी सोत का प्रकाशन हुआ और 1916 में उनकी कहानी पंच परमेश्वर हिंदी साहित्य में आई। ये अलग बात है कि प्रेमचंद इस कहानी को पंचायत नाम से पहले उर्दू में लिख चुके थे और जैसा कि जानते हैं प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते हैं और अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर बाद में उन्होंने नवाब राय नाम त्याग दिया और हिंदी में वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और इसी नाम से वो विख्यात हुए। उर्दू में न लिखने का कारण हम सब जानते हैं कि उनका कहानी संग्रह सोजे वतन जो राष्ट्र भक्ति के भाव से ओतप्रोत था उसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और न केवल सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया बल्कि नवाब राय नाम पर भी एक तरह का प्रतिबंध लग गया और इस तरीके से इन विशिष्ट परिस्थितियों में प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में अवतरण हुआ। प्रेमचंद की पहली कहानी यदि हम पंच परमेश्वर माने जो 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन 1936, तो पंच परमेश्वर और कफन के बीच का जो प्रेमचंद है उस प्रेमचंद को अर्थात 1916 से 1936 तक का जो प्रेमचंद है उस प्रेमचंद को हमें 3 भागों में बांट करके देखना पड़ेगा। प्रेमचंद का गांधीवादी मूल्यों में अटूट विश्वास था और ये जो समयावधि है ये समयावधि गांधी युग के नाम से जानते हैं। एक तरफ हमारा स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिसे हम नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं और उस पूरे आंदोलन पर गांधी जी का प्रभाव था, गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव था। गांधीवादी मूल्यों में उस समय के जो लेखक हैं उनकी आस्था थी और इसीलिए प्रेमचंद को हम देखते हैं कि प्रेमचंद क्या है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई न कोई अच्छा इंसान बैठा हुआ है और यदि उसे अनुकूल परिस्थितियां दी जाए तो बुरे से बुरे इंसान का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अच्छा इंसान बन जाता है। ये गांधीवादी मूल्य थे जिनमें प्रेमचंद की अटूट आस्था थी। लेकिन हम देखते हैं कि गांधी 1915 में आगमन हुआ और स्वाधीनता आंदोलन तक चला, लेकिन जब हम असहयोग आंदोलन देखते हैं तो गांधीवाद का जो प्रभाव है वो चरम पर है। लेकिन चोरा चोरी की घटना से जनमानस है वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और उस आंदोलन की एक तरीके से हम देखें तो विफलता है वो कहीं न कहीं प्रेमचंद का जो दृढ़ विश्वास है गांधीवादी मूल्य में उसको भी थोड़ा अडिग कर देते हैं और इसीलिए प्रेमचंद का संपूर्ण जो कथा साहित्य है उस कथा साहित्य के 3 चरण हमें दिखाई देते हैं। इन 3 चरणों को हम इस तरीके से बांट सकते हैं 1916 से लेकर के 1920, 1920 से लेकर के 1930 और 1930 से लेकर के 1936। पहली कालावधि 4 वर्षों की है, दूसरी 10 वर्षों की और तीसरी 6 वर्षों की। इन तीनों में विशिष्ट अंतर क्या हुआ इस पर हम थोड़ी सी चर्चा अब करेंगे। 1916 से 1920 जिसे हम प्रथम चरण कह रहे हैं तक के समय को उनकी कहानियों का उन्मेष काल हम कह सकते हैं, आरंभिक काल हम कह सकते हैं। हम चाहे पंच परमेश्वर की बात करें, चाहे नमक का दरोगा की बात करें या बड़े घर की बेटी की बात करें, ये सारी की सारी कहानियां हैं ये इसी कालावधि में 1916 से 1920 की जो कालावधि है उस कालावधि में लिखा गया। और जैसा प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में कहा जाता है वही बात उनके कहानी पर भी लागू होती है कि बहुत समय तक
वे जो प्राचीन भारतीय मूल्य हैं, प्राचीन भारतीय आदर्श हैं, उन मूल्यों, उन आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा में संलग्न रहे या उन्हें प्रतिष्ठित करने की चेष्टा उनकी कहानियों में दिखाई देती है। जैसे पंच परमेश्वर में ग्राम की पंचायत का आदर्श है। ग्राम पंचायत हमारा प्रारंभिक न्यायालय माना जाता था और हमारा उसमें इतना अटूट विश्वास था, इतना दृढ़ विश्वास था कि हम ये मानते थे कि पंचों के भीतर परमेश्वर का निवास होता है और वे कोई गलत न्याय कर ही नहीं सकते। तो एक तरीके से पंच परमेश्वर कहानी में यही भारतीय मूल्य है, उस मूल्य को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई है। अगर हम नमक का दरोगा कहानी देखें, पंडित आलोपीदीन, मातादीन, इनके माध्यम से जो नौकरी की ईमानदारी का जो मूल्य है, उस मूल्य को उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसी तरीके से बड़े घर की बेटी में जो संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास या चेष्टा है, वो प्रेमचंद द्वारा की गई। तो 1916 से लेकर के 1920 तक की उनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों के लिए हम अगर कोई शब्द चुने तो वो शब्द हो सकते हैं कि ये कहानियां आदर्शात्मक, इतिवर्तात्मक और घटना बहुल है। इनमें कोई न कोई आदर्श है और उस आदर्श को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास इसमें किया गया है। ये कहानियाँ इतिवर्तात्मक है, अर्थात प्रेमचंद अपने पाठकों को बिल्कुल बुद्धू समझता है और हर छोटी से छोटी बात को कह देना, जिस बातों को संकेतों में भी कहा जा सकता था, उन्हें कह देना प्रेमचंद लाजमी समझता है, जरूरी समझता है। और इन कहानियों में घटनाओं की बहुलता है। किंतु जब हम प्रेमचंद की कहानियों के विकास का दूसरा चरण देखते हैं, जो 1920 से 1930 के बीच हमें दिखाई देता है, इस 10 वर्ष की कालावधि में हम ये देखते हैं कि उनका जो रचनात्मक दृष्टिकोण है, उस रचनात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। वे आदर्श की जो नियमानुवर्तिता है, उससे ऊब गए हैं और यथार्थ की ओर उन्मुख होते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे स्थूल इतिवर्तात्मकता के स्थान पर संवेदना को छूते हुए नजर आते हैं। अर्थात पहले चरण से हम कहें तो उसमें जो बदलाव हुआ है, वो आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख होते हुए हमें दिखाई देते हैं और स्थूल इतिवर्तात्मकता से वो संवेदना को छूते हुए हमें नजर आते हैं। उनका जो चरित्रों का जो चित्रण है, वो क्या हो गया है, मनोवैज्ञानिक हो गया है और उसमें सूक्ष्मताओं का समावेश भी इस दशक में हमें दिखाई देता है। नाटकीयता तथा व्यंग्य के पैनेपन के कारण उनमें एक तरीके की जीवंतता और प्रभावोत्पादकता आ गई है। इस काल की जितनी भी कहानियां हम देखें, चाहे वो माता का हृदय हो, मैकू हो, बूढ़ी काकी हो, या जिस पर फिल्म बन चुकी है शतरंज के मोहरे, ये सारी की सारी कहानियां इसी कालावधि में लिखी गई। उनकी कहानियों का यदि हम तीसरा चरण देखें तो तीसरा चरण 1930 से लेकर के 1936 के बीच हमें दिखाई देता है। हम नशा की बात करें, मिस पद्मा की बात करें और पूस की रात और कफन की बात करें, ये दो कहानियाँ ही बहुत है। पूस की रात और कफन प्रेमचंद के इस बदले हुए स्वरूप को समझने के लिए ये कहानियाँ सामान्यतः यथार्थवादी है। संवेदना की जो पकड़ है, वो पकड़ इस 6 सालों में आकर के और गहरी हो गई है। जिस मनोवैज्ञानिकता की बात हम पिछले दशक में कर रहे थे, वो मनोवैज्ञानिकता और ज़्यादा सूक्ष्मतर हो उठी है। इस कालावधि के आखिर में आदर्श से प्रेमचंद का पूर्णतः मोह भंग होता हुआ हमें दिखाई देता है। पूस की रात में किसानी जीवन से चिपके रहने का जो आदर्श है, वो आदर्श या वो स्वप्न है, वो टूटता है। हम किसानी जीवन में उनकी दृढ़ आस्था मानते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर उत्तर भारत के किसान के जीवन की सूक्ष्मताओं का यदि निरीक्षण करना है तो प्रेमचंद से बड़ा परिचायक और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो स्वप्न है, ये जो दृढ़ आस्था है, ये आस्था हमें यहाँ टूटती हुई दिखाई देती है। कहानी का जो नायक है पूस की रात का, वो ठीक उनके उपन्यास गोदान और गोदान
का जो युवा पात्र है गोबर की तरह वो किसानी को छोड़ करके मजदूरी की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। यदि हम बात करें कफन, तो वो तो अत्याधुनिक कहानी है ही। इसमें सभी पुराने संस्कार, धार्मिक रूढ़ियाँ, संवेदना का बना बनाया ढांचा टूट करके चकनाचूर होता हुआ हमें दिखाई देता है। जिस मूल्यहीनता, अलगाव और आधुनिकता की आज हम चर्चा करते हैं, वह कफन में हर जगह हमें दिखाई देती है। गैसेट ने कला की जिस अमानवीयता का उल्लेख किया है अपने साहित्य में, वह यहाँ प्रेमचंद की इस कफन कहानी में हमें नजर आती है। पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब तबके के मजदूर अपने उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों से अलग होकर अपने संबंधों और समाज से किस तरीके से अलग हो जाते हैं, और न केवल अलग हो जाते हैं, फलस्वरूप उनके भीतर की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं भी टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। घीसू और माधव ऐसे ही संवेदना शून्य पात्र हमें दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में 1916 से लेकर के 1936 तक पर्याप्त बदलाव दृष्टिगोचर होता हुआ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।